हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मेंटर सत्यम मणि त्रिपाठी। आप लोगों के सामने हमने यूपी टेट का सीडीपी का पोर्शन 50 क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट पीआरटी और जूनियर लेवल के लिए लेकर के आया हूं। और ये मेरा सीरीज जो है आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन के सीरीज़ को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग काफ़ी कलम लेकर के बैठे, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ की पॉइंट को बताते चलेंगे और आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे और आप लोग उससे वहाँ पे जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, किस अवस्था को तनाव और तूफान की उम्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है साथियों। आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से राइट है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसमें से ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट होगा। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए, स्टेनली हॉल ने इसे संवेगात्मक तूफानों के कारण तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? तो ऑप्शन ए है संवेदी गामक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक के ऊपर जो है अपना जो है वक्तव्य दिया है, और इनके हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको कितने चरणों में विभाजित किया है और इसके सब चरण कितने हैं, और इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या है। देखिए, जो औसत स्थायित्व की बात कही जाए तो औसत स्थायित्व आपका किस में होता है, सेंसरी मोटर वाले में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की में होती है और बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को खोजना सीख जाता है। ठीक है, तो इसमें औसत स्थायित्व का आपका क्वालिटी बच्चे के अंदर क्या होता है, आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रयास और भूल सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी ठंडाई, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कोहलर। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें जो आपका प्रयास और भूल की बात करें तो इसमें ट्राई एंड एरर की जो थ्योरी दिया है उसको दिया थर्नडाइक ने दिया है। और थर्नडाइक महोदय ने क्या किया था, एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, और प्रयोग करने के बाद में इन्होंने क्या किया था, यस और आर बांड का आपका सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है साथियों कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट की अवस्था किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है जोरोम ब्रूनर, ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो आप लोगों को इसमें से बताना जेड पी डी किसने दिया है। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को बताना लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत आपका दिया है, उसका नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, जेड पी डी वह क्षेत्र है जहां बच्चे दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, जेड पी डी में बच्चे दूसरों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर आपके ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि लब्धि के बारे में और बुद्धि के सिद्धांतों पर कार्य किया है। तो ऑप्शन ए है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी है बहुबुद्धि सिद्धांत,
ऑप्शन सी है एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन डी है समूह कारक सिद्धांत। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। देखिए गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि एकल नहीं होती है बल्कि विभिन्न प्रकार की क्या होती है, बुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस पर हम आपको एक स्पेशल वीडियो हार्वर्ड गार्डनर और बुद्धि से रिलेटेड जितने सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं उस पर एक वीडियो हम आप लोगों के लिए स्पेशली बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम इसमें से कौन सा है। देखिए थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे और उसको आप लोगों को बताना है, संख्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके थॉर्नडाइक महोदय ने कितने आपके सिद्धांत दिए थे। तो देखिए सदृशता का नियम, तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया था, आपका थॉर्नडाइक महोदय ने तत्परता का देखिए तत्परता का नियम क्या कहता है, तत्परता का नियम कहता है कि बिना मानसिक तैयारी के सीखना संभव नहीं है। तो इनका जो मुख्य आपका सिद्धांत था कौन सा था, तत्परता का नियम, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। यानी तत्परता का नियम यही कहता है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए मानसिक रूप से तभी संभव है जब आप उसको मानसिक रूप से तैयारी कर बैठेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन ए शिक्षण की तैयारी के दौरान, ऑप्शन बी शिक्षण अभ्यास के दौरान, ऑप्शन सी शिक्षण अभ्यास के बाद, ऑप्शन डी हमेशा। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए ट्रेनिंग के दौरान विशिष्ट शिक्षण कौशलों को सुधारने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी ट्रेनिंग यानी अभ्यास के ही दौरान आप लोगों को कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्या किया जाता है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्धि लब्धि यानी IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। बी ने टर्मन, स्टर्न या गाल्टन। इन्होंने क्या किया था, बुद्धि पे अपने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। यहाँ पे जो A B C और D ऑप्शन में है, तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए टर्मन और बिने और गाल्टन, सबसे पहले जो बुद्धि के बारे में आपका परिभाषा दिया था वो बिने साइमन ने दिया था। तो यहाँ पे आपका स्टर्न हो जाएगा। देखिए विलियम स्टर्न ने 1912 में IQ का क्या किया था, विचार यानी बुद्धि लब्धि का विचार क्या किया था, पेश किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्कीमा का अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है दूसरे स्लाइड में। स्कीमा का अर्थ है खंडन रणनीति, ऑप्शन बी है अधिगम तकनीकी, ऑप्शन सी है सूचना में संगठित पैकेट, ऑप्शन डी है रक्षा तंत्र। तो आप लोगों को इसमें से बताना स्कीमा का अर्थ क्या है। देखिए स्कीमा के बारे में जो बताए थे वो पियाजे महोदय ने बताया था। पियाजे के अनुसार मनुष्य में ज्ञान को व्यवस्थित करने की बुनियादी इकाई क्या होती है, स्कीमा होती है। यानी मनुष्य में ज्ञान को आपका व्यवस्थित करने का जो बुनियादी इकाई होता है उसे स्कीमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी सूचना के संगठित पैकेट होते हैं, क्या होते हैं, स्कीमा। चलिए आप देखिए आपके जितने सारे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, पठन विकार से, लेखन विकार से, गणितीय विकार से या मानसिक विकार से। तो आप लोगों को साथियों बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, ग्राफिया। देखिए ग्राफिया किससे आता है, लिखने से आता है। तो ग्राफिया आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डिस्ग्राफिया। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए लेखन विकार होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, क्या होता है, लेखन विकार होता है। और डिस्ग्राफिया देखिए डिस्कैलकुलिया जो होता है आपका गणितीय विकार होता है, और डिस्प्रैक्सिया जो होता है आपका पठन विकार होता है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है, प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। देखिए प्राकृतिक में वातावरण में आप व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि। तो आप लोगों को इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अवलोकन विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अवलोकन विधि क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए सॉरी, बिना किसी हस्तक्षेप के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या होता है, अवलोकन विधि के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, स्टर्न, बिने, साइमन, टर्मन या कैटेल। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपकी मानसिक आयु यानी एम में, यानी मेंटल एज होता है। एम में क्या होता है साथियों, मेंटल एज होता है, ठीक है, मेंटल एज। तो मेंटल एज के बारे में किसने कहा था, तो देखिए मेंटल एज के बारे में आपका 1905 में किसने बताया था, बिने एंड साइमन ने बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैस्लो के पदानुक्रम में आवश्यकताओं का पहला स्तर क्या है। देखिए ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी क्या होता है, आत्मसिद्धि। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो आप लोग यही चीज़ समझ लीजिए, मैस्लो के पदानुक्रम के अनुसार जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, रोटी होता है, फिर कपड़ा होता है, फिर मकान होता है, फिर लास्ट में जाता है आदमी। क्या होता है आपका, मकान में ही सामाजिक स्थितियां आ जाती हैं, फिर आत्मसिद्धि होता है। यानी इनके कुल मिला जुला के 4 स्टेज बताए गए हैं। उसमें से जो होता है इनका आपका मैस्लो के पहला स्तर बताना है कौन सा है। तो पहला स्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी शारीरिक क्या हो जाएगा साथियों, शारीरिक वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए भोजन और नींद जैसी बुनियादी ज़रूरतें कहाँ पे आती हैं, शारीरिक में आती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा नकारात्मक पुनर्बलन है। पुरस्कार देना, गृह काम कम करना, डांटना या प्रशंसा करना। तो आप लोगों को बताना है कि नकारात्मक पुनर्बलन कौन है। तो देखिए जो बच्चे पढ़े होंगे उसका आंसर आराम से दे देंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। व्यवहार बढ़ाने के लिए नकारात्मक चीज़ों को हटाना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा है, दंड के डर से नियंत्रित व्यवहार कोहल वर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो देखिए आप लोगों को बताना है कोहल वर्ग ने कितने आपके स्तर बताए थे और उन स्तरों के अंतर्गत कितने सब स्तर बताए थे। तो आप लोगों को बताना है कितने सब स्टेज बताए थे, इसको भी कमेंट बॉक्स में करना। देखिए पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूर्व परंपरागत आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो है व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए केवल परेशानी से बचने के लिए नियमों का पालन करना ही आपका क्या होता है, इस स्तर के अंतर्गत आता है। देखिए आपका जो कोहल वर्ग का जो आपका सिद्धांत है, आप इसको पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो स्तर बताया कि एक आदमी था और आदमी क्या किया था कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो उसी आदमी को लेकर के और उसकी दवा को लेकर के कोहलबर्ग ने पूरे सिद्धांत को इसमें एनालिसिस किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। शिक्षण की परियोजना विधि के समर्थक कौन है, यानी प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, फारवेल, किलपैट्रिक, मोंटेसरी या आर्मस्ट्रांग। तो आप लोगों को बताना है प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। देखिए जो किलपैट्रिक थे ये जॉन डीवी के क्या थे, छात्र थे, और इन्होंने उनके छात्र थे और परियोजना विधि इन्होंने ही दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। तो आप लोगों को बताना क्वेश्चन नंबर 17वें में डिस्कैलकुलिया एक अधिगम अक्षमता है जो संबंधित है। तो डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया किससे है, गणितीय गणना से।
किससे है? गणितीय गणना से। आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है प्रशंसा, नगद पुरस्कार, विषय में रुचि या दंड का भय। तो आप लोगों को बताना है सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आपका किसी चीज़ में अगर जो आपके अंदर मन से ही रुचि होगी तभी आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आंतरिक संतुष्टि से आने वाली जो प्रेरणा होती है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। स्पेयरमैन के अनुसार स्मॉल जी का अर्थ है समूह बुद्धि, सामान्य बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो आप लोगों को बताना है स्पेयरमैन के अनुसार स्मॉल जी का क्या अर्थ है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समान बुद्धि। देखिए सभी कार्यों के लिए समान संज्ञानात्मक क्या होती है? क्षमता होती है। तो इसको क्या कहते हैं? समान बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। देखिए किंडरगार्टन की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? डीबी, पेस्टोलॉजी, फार्वेल या स्पेंसर। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी फार्वेल। यानी किंडरगार्टन की जो अवधारणा दी गई थी, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं, उसके साथ साथ किंडरगार्टन भी लिखा मिलता है। तो ये जो अवधारणा दी गई थी फार्वेल की दी गई थी, और फार्वेल ने छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या किया था? सबसे पहले आपकी बालवाड़ी की अवधारणा दी थी, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? अभिक्षमता, व्यक्तित्व, बुद्धि या रुचि। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए साथियों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट। यानी रोसा स्याही धब्बा का जो परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व नापने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व और भावनाओं का विश्लेषण करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। करके सीखना यानी आपका करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है? आदर्शवाद, प्राकृतवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो आप लोगों को बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया और व्यवहारिक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पे करता है? क्रिया और व्यवहार पर इसका जो ध्यान केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? करके सीखने से इसका मुख्य दर्शन प्रयोजनवाद से दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अनुमानसिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आपको भरना है प्राथमिक, द्वितीयक, गत्यात्मक या स्थिर। तो आप लोगों को इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आप लोग कमेंट में बताएं। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा, स्थिर। जन्म के समय जीन निश्चित होते हैं और बदलते नहीं हैं। देखिए आपके जो जीन्स होते हैं अनुमानसिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि अनुमानसिकता जो चीज़ें होती हैं वो जन्म के समय जो आपके शरीर में स्थिर होते हैं वो बदलते नहीं हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है। प्रयोगशाला स्थापित करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए है गाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है विलियम बुट, ऑप्शन नंबर सी है पावलोव, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। तो आप लोगों को बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यानी विलियम बुट ने प्रयोगशाला स्थापित करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और 1879, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1879 में इन्होंने क्या किया था? लिपजिन में क्या किया था? लिपजिन में लिपजिंग में अपनी पहली प्रयोगशाला खोली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम के सूझ के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी या संरचनावादी। तो आप लोगों को बताना अधिगम के सूझ के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। देखिए
इसमें से जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में आपके कौन आते हैं, कोहलर भी आते हैं। कोहलर ने क्या किया था, एक चिंपैंजी पाला था और उसका नाम क्या रखा था, सुल्तान रखा था। और उसके ऊपर क्या है, आपके सूझ के सिद्धांत की पूरी परिकल्पना की हुई थी। आप लोग इनके सिद्धांत को पढ़ाएंगे तो आप लोग इसके बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृत पोषण विवाद किससे संबंधित है, आनुवांशिकी और वातावरण, व्यवहार और वातावरण और जीव विज्ञान, वातावरण और पालन पोषण। तो आप लोगों को बताना प्राकृतिक पोषण विवाद किससे संबंधित है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आनुवांशिक और वातावरण, यानी आनुवांशिक क्या होता है, आपकी प्राकृतिक होती है, और वातावरण क्या होता है, वातावरण यानी जो आपके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपके पोषण से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इसमें से कौन सा सूक्ष्मगामक कौशल का उदाहरण है। देखिए सूक्ष्मगामक जो कौशल होता है, आप जिसमें अपने छोटे छोटे मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मगामक कौशल कहते हैं। तो देखिए आप छोटे छोटे मांसपेशी किस में प्रयोग करेंगे, दौड़ने में आपकी जो पैर की हड्डी होती है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, फुदकने में भी पैर का प्रयोग करेंगे। लेकिन लिखने में क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे अंगुलियों का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और चढ़ने में भी आप बड़ी हड्डी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। प्रयास और भूल का प्रयोग किस जानवर पर किया गया था, और आप लोग कमेंट में बताएंगे प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए ट्राई एंड एरर से रिलेटेड है, इन्होंने जो प्रयोग किया था थंडाइक महोदय ने पजल बॉक्स में किस पे किया था, बिल्ली का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, बिल्ली का इस्तेमाल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक ने किया था, स्किनर, जॉन ड्यूवी, इरिक्सन या डार्विन। तो आप लोगों को बताना है आपका चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसका आपका समर्थन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, जॉन ड्यूवी। देखिए शिक्षा बच्चों की ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा आपकी क्या होनी चाहिए, बच्चों के ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। आप लोग जान लीजिए, जो आप पैडागोजी सीटेट में पढ़ते होंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बहुत डीप में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, थ्योरी में आपको पढ़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए, बाल विज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का, विषय का ज्ञान, उपरोक्त में सभी। तो आप लोगों को बताना 30 में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर अगर जो माना जाए तो सभी सही है, क्योंकि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्र के बारे में भी, और जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसके बारे में भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, आप लोगों को बताना है। देखिए बुद्धि के द्विकारक बहुकारक सिद्धांत आपके किसने दिए थे, आपके बहुकारक सिद्धांत आप लोग कमेंट में बताना है। और द्विकारक की बात करें तो द्विकारक का जो आपका सिद्धांत दिया था स्पेयरमैन ने दिया था। उसमें इन्होंने क्या कहा था, स्मॉल जी जिसे सामान्य कहा था, और स्पेसिफिक यानी स्मॉल एस को क्या कहा था, विशिष्ट कहा था। तो इसी दो प्रकार की इन्होंने बुद्धि को बताया था, सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट हो जाएगा, यानी स्पेयरमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या होती है। देखिए आपकी जो चिंतन होती है, चिंतन के बारे में बताना, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, रटने की पुनर्प्रवृत्ति या कम बुद्धि। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, जो आपका क्रिएटिव बच्चा होता है, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है या क्रिएटिव चिल्ड्रेन होता है, उसके अंदर क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है साथियों, अभिसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है। कई अनूठे समाधानों के बारे में सोचता है। ठीक है, यानी आपका कोई भी चीज़ अगर जो आप देखिए कोई भी चीज़ वो बच्चा करेगा तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगी,
वो करके सीखने पर ज़्यादा जोर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र, यानी आपका मेंटल एज और आपका क्रोनिकल एज इंटू 100 किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न, टर्मन, बिने या बेसलर्स? तो आप लोगों को बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या ऑप्शन नंबर बी टर्मन। टर्मन ने क्या किया था? आपका IQ का फार्मूला दिया था। तो IQ बराबर क्या होता है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटे क्रोनिकल एज यानी आपकी जो वास्तविक आयु होती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है। तो इसको क्या किया था? टर्मन ने दिया था। तो स्टैन टर्मन की अवधारणा थी, टर्मन ने ये पूरा सूत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या होता है? केवल अनुवांशिकता, केवल वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया या आर्थिक स्थिति? तो देखिए जो आपका आपका जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है किसके कारण से होती है साथियों? तो आप लोगों को बताना है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, ठीक है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है और उसके ऊपर अनुवांशिकता का और जो उसका वातावरण होता है उसका आपस में जब अंतःक्रिया होता है तभी उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे कारण उत्पन्न होते हैं। तो जन्मजात लक्षणों में क्या होता है? परिवेश और आपका अनुवांशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। प्रगतिशील शिक्षा किस पर जोर देती है? व्यवहारिक शिक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षण? तो आप लोगों को बताना है प्रगतिशील शिक्षा किस पर जोर देती है। आप लोगों को बताना है प्रगतिशील मनोवैज्ञानिक ने जिन्होंने क्या किया था, जो परिभाषा दिया था, उनका नाम बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। देखिए जो प्रगतिशील बच्चा होता है वो क्या करता है? लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी करके सीखने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक शिक्षा आपका राइट हो जाएगा। चलिए एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु या सुकरात? तो आप लोगों को बताना है एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए एमिल पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके रूसो थे। कौन थे साथियों? रूसो थे। इसमें शिक्षा को के प्राकृतिक दृष्टिकोण को क्या किया? इन्होंने रेखांकित किया हुआ है। किसने? आपके रूसो ने एमिल नामक पुस्तक में प्राकृतिक दृष्टिकोण को क्या किया है? रेखांकित किया हुआ है। चलिए विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आप लोगों को बताना साथियों इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था में बुनियादी सामाजिक और भावनात्मक गुण बनते हैं। क्या होते हैं? बाल्यावस्था में आपके भावनात्मक और बुनियादी सामाजिक गुण क्या करते हैं? बनते हैं। चलिए 38 पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर 38 पे आपको बताना है अधिगम में प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, थर्नडाइक या वाटसन? तो आप लोगों को राइट आंसर बताना साथियों कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? थर्नडाइक। थर्नडाइक महोदय ने क्या किया है? अधिगम से ही रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपका जो है सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है और उन्होंने संतुष्टि में यस और आर संबंध को मजबूत माना है। क्या किया है? इसमें प्रभाव और आपके जो नियम होते हैं इसमें यस और आर के जो बांड इन्होंने बनाए थे उसको क्या किया है? प्रभावी माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट बंडूरा, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या कोहलबर्ग? तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए साथियों इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उन्होंने क्या दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने कहा था दूसरों को देखकर सीखना यानी अवलोकन आधारित अधिगम कहलाता है। यानी
सामाजिक अधिगम सिद्धांत यही कहता है कि जो आदमी दूसरों का नकल करता है, देख करके सीखता है, तो उससे कौन रिलेटेड है? अल्बर्ट बंडूरा जी रिलेटेड है। और इन्होंने क्या कहा था, जो बच्चा दूसरे को देख कर सीखता है वो अवलोकन, यानी देखने को क्या कहते हैं? अवलोकन ही कहते हैं। तो उस पर क्या हो जाएगा? आधारित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, शिक्षण के किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है? व्याख्यान विधि, खोज विधि, परियोजना विधि या कहानी विधि? तो ह्यूरिस्टिक विधि आपका किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? उस मनोवैज्ञानिक का नाम लिखना साथियों, और कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बताना। तो देखिए, इसमें से जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खोज विधि, यानी क्या हो जाएगा? खोज विधि आपका इसमें से राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं के तथ्यों का क्या करता है? खोज करता है। क्या करता है? खोज करता है। चलिए, आप लोगों को माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र आमतौर पर कितने मिनट का होता है? यानी माइक्रो टीचिंग आपका कितने मिनट पर का होता है साथियों? आप लोगों को बताना है। देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर जो होता है 36 मिनट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए, योजना, शिक्षण और फीडबैक का कुल जो चक्र होता है वो 36 मिनट का होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की अवधारणा किसने दी थी? तो आप लोगों को बताना है। थ्रस्टन, गार्डन, गिलफोर्ड या स्टर्न ने दिया था? किसने दिया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की अवधारणा किसने दिया था साथियों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? राइट हो जाएगा। थ्रस्टन महोदय ने दिया था। और उन्होंने क्या किया था? थ्रस्टन महोदय ने 7 प्राथमिक क्षमताओं की क्या किया था? पहचान किया था। जैसे कोई आपका चित्र बनाने वाला है तो वो चित्रकार होगा, तो उसमें चित्रकारिता वाली बुद्धि पाई जाएगी। कोई गाड़ी चलाने वाला है, उसके अंदर तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो वो राइडर वाली बुद्धि उसके अंदर पाई जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने 7 चरणों में क्या किया है? विभाजित किया है। चलिए, 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे निर्धारित होती है? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 35 घंटे? आप लोगों को बताना है। देखिए, जो शिक्षक होता है, शिक्षक के लिए जो आपके जो वर्किंग जो हावर्स होते हैं कार्य करने के, आपके कितने होते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट, यानी 45 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 45 घंटे होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत किसके सुधार के लिए की गई थी? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या शिक्षा प्रशिक्षण के लिए? तो आप लोगों को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू हुआ था, जो न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए, डिस्फेजिया किससे से संबंधित है? देखिए, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी को आप किसने खोजा था उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में किसने बताया था? सैमुअल क्रिक ने बताया था। और कुल मिला जुला के लर्निंग डिसेबिलिटीज आपके जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसअफेजिया, इस तरीके के बहुत सारे हैं। आप लोगों को उसके बारे में भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्लास वाले सेशन में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बताना है डिस्फेजिया किससे से संबंधित है। तो देखिए, डिस्फेजिया जो होता है साथियों, डिस्फेजिया आपका संचार और समझ में कठिनाई पैदा करने का विकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? जे बी वाटसन, स्किनर, पावलोव या थर्नडाइक? तो आप लोगों को बताना है कौन है, आप कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जे बी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? जे बी वाटसन। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक को अवलोकन योग्य व्यवहार का विज्ञान कहा है। वाटसन ने क्या किया कहा है साथियों? वाटसन ने मनोवैज्ञानिक को अवलोकन योग्य व्यवहार का विज्ञान कहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 पर चलते साथियों। प्याजे के संज्ञान प्याजे के संज्ञानात्मक
प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं, तो आप लोगों को बताना साथियों। देखिए इनके 3 चरण पाए जाते हैं, संवेदी, गामक यानी सेंसरी मोटर, आपका पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक माना जाता है। तो इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 48 पे चलते हैं। प्लेवे मेथड किसके द्वारा दी गई थी, फार्वल, हेनरी कोल्डवेल क्रुक, मॉन्टेसरी या जॉन डीवी। तो प्लेवे मेथड साथियों बताना किसने दिया था। देखिए प्लेवे मेथड आपका किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। और उन्होंने शिक्षण में खेल का महत्व और उसके पहचान के बारे में बताया था। तो प्लेवे मेथड छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बच्चे कर करके सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। देखिए अधिगम का सोपान की सिद्धांत यानी हायरार्की ऑफ लर्निंग किसने दिया था। देखिए रॉबर्ट गैने, ब्लूम, मैस्लो या वाटसन। आप लोगों को बताना है कि हायरार्की ऑफ लर्निंग में कुल कितने चरण हैं और लास्ट चरण का आपको नाम बताना है। देखिए जो आप लोग समझ लीजिए, जो आपकी रॉबर्ट गैने हैं, इन्होंने क्या किया था, अधिगम के सोपान का सिद्धांत दिया था। देखिए आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी भी है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसको पढ़ना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था, प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोस्की या एरिक्सन। आप लोगों को बताना है। तो देखिए नैतिकता का जो सिद्धांत आपका है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, तो चलिए साथियों इसी के साथ में सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।